दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान के जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा वर्ष 2009 का हल प्रश्न पत्र, जिसमें हम कुल 120 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद है आपको दोस्तों, ये जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, इसमें अनुच्छेद 249 जो है, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 249, ये जो है संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? ऑप्शन क्या है आपके? शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन। ऐसे तो दोस्तों शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था और व्यापारिक संघ ये सभी लोकमत के निर्माण के साधन हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इन ऑप्शन में ये जो डालता है वो है प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है कैसे? तो सही उत्तर है महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड द हेग में स्थित है और इसमें कुल 15 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस एक अंग ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था? ऑप्शन है आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सही उत्तर है महासभा द्वारा दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा या मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को जो है अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र या यूएन चार्टर जो है उसको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसका चार्टर तैयार किया गया था और ये जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल 1945 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आप जानते हैं कुल 51 यानी 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके लंदन, यूएसए, जेनेवा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1945 में हुई थी और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। वर्तमान में इसमें कुल 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासभा का प्रथम अधिवेशन 1946 में लंदन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में याद रखिएगा 111 यानी 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था? तो सही उत्तर है दोस्तों जे.एस. मिल। जो जॉन स्टुअर्ट मिल था ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार का विरोधी था। उसने यद्यपि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन किया था, लेकिन सभी व्यक्तियों को वो मताधिकार प्रयोग देने के पक्ष में है। फिर भी उसका ये मानना है कि मतदाताओं में योग्यता होनी चाहिए और अयोग्य व्यक्ति को मताधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो ऑप्शन है आपके शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों की नीति, पंचशील और उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखा जाए भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं गुटनिरपेक्षता, शांति की नीति, शांतिप्रिय साधनों का प्रयोग, पहले आक्रमण न करने का प्रयोग, पंचशील और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन और उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का विरोध, ये सभी भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है भाग 4A। भाग 4A दोस्तों, ये मौलिक कर्तव्य इसके द्वारा शामिल किए गए हैं, इसमें वर्णित किए गए हैं। और संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 368 निम्न का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है आपके नमनीयता, कठोरता और नमनीयता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 कठोरता और नमनीयता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान में जो हमारे संशोधन है उस संशोधन की प्रक्रिया कुछ प्रावधानों में या कुछ अनुच्छेदों के संबंध में जो है ये साधारण बहुमत है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 368, ये कठोरता और नमनीयता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। तो लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में परिभाषित भी है और अपरिभाषित, यानी दोनों रूपों में लोक संप्रभुता की धारणा भारतीय संविधान में वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो है भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और राज्य में भारत के संविधान में जो राज्य शब्द है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये हैं ऐसे निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने और प्रवर्तित करने की शक्ति है, वो सब राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं किसको? तो सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं ताकि वो इन नीतियों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण होता है किसका? तो सही उत्तर है, ये जो ऑप्शन है इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है, यानी लिबरलिज्म और सोशलिज्म का मिश्रण है वेलफेयर स्टेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता या मुफ्त कानूनी सहायता जो है ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जोड़ा गया था। और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की जो व्यवस्था है संविधान के भाग 4 में की गई है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें अनुच्छेद 39 के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये है 11वां भाग। और गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। तो गुट निरपेक्षता की नीति या नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसके प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू रहे। जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो गुट निरपेक्षता के जनक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1996 में दोस्तों गुजराल सिद्धांत आया था। और गुजराल सिद्धांत ये मानता है कि भारत दक्षिण एशिया में बड़ा राष्ट्र है और इस बड़ा राष्ट्र होने के नाते अपने छोटे पड़ोसी देशों की को एक तरफा रियायत और उनका सहयोग करे। अगला प्रश्न है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में कौन सी विशेषता नहीं है? नीति, धर्म, मानवता और सत्ता। तो देखिए, नीति भी है, धर्म भी है और मानवता भी है, लेकिन राजनीति का जो गांधीवादी मॉडल है उसमें सत्ता का विरोध किया जाता है और इसी आधार पर गांधी जी अराजकतावाद के पोषक हैं। दार्शनिक अराजकतावाद के, वो कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों पर सत्ता के प्रयोग के द्वारा उन पे बल प्रयोग करता है। और इसके अलावा गांधी जी साध्य साधन पवित्रता पर बल देते हैं। धर्म और राजनीति को एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी मानते हैं। लेकिन सत्ता का जो सत्ता है, गांधी जी उसको किसी प्रकार से उचित नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है और ये दैवीय सिद्धांत पर आधारित है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है, कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत में स्वामी का अर्थ है वो है राजा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है दोस्तों 12। और कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में 12 संख्या होनी चाहिए। मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया गया है। और इस सिद्धांत में मंडल केंद्र एक ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो सही उत्तर है राज्य मंडल में 12 राज्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने अपने विचारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़ और प्रयोग। तो दोस्तों गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी ने अपने विचारों को पंथ, वाद और रूढ़ के रूप में नहीं बल्कि प्रयोग के अर्थ में लिया है। अगला प्रश्न है, कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ऑप्शन है आपके कौटिल्य, मनु, नारद और शुक्र। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु जो हैं वो राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का मैकियावेली। आप जानते हैं प्राचीन भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है और मैकियावेली ने राजा के लिए या नरेश के लिए कुछ सिद्धांत या कूटनीति कला का जो प्रतिपादन किया है, ठीक वही चीज़ें प्राचीन भारत में कौटिल्य ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कथन किसका है? तो ये है गार्नर का कथन। और याद रखिएगा ये कथन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये है गार्नर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें से सही क्या है, आइए देखते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, सही है। यह व्याख्यात्मक और शोध प्रेरित है, ये भी सही है। और यह पूरा विज्ञानात्मक और पूरा नैतिकवाद है, ये कथन नहीं सही है। यह दर्शनात्मक और विज्ञानात्मक दोनों है, ये सही है। तो ABD यानी 1, 2 और 4, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को क्या प्राप्त था? तो दोस्तों प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर और सम्मान करता था। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त थे उसमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, LLP लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये जो थे प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 124(2) में किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है। संवैधानिक सरकार का अर्थ ऑप्शन देखते हैं, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सरकार, विधि के शासन पर आधारित सरकार, लोकतंत्रात्मक सरकार और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, संवैधानिक सरकार का आशय उपर्युक्त सभी से होता है, क्योंकि लोग संवैधानिक सरकार संविधान पर आधारित होनी चाहिए, विधि के शासन पर आधारित होनी चाहिए और लोकतंत्रात्मक, ये किसी प्रकार से तानाशाही या जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक सरकार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो आप जानते हैं दोस्तों, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे वो इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी ये जो है किए थे यूरोपीय अध्यक्ष थे, चूँकि ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अगला प्रश्न है, यह किसका विश्वास था कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो आप जानते हैं, वर्ग संघर्ष और वर्ग विभाजन ये जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध था और हर व्यक्ति का हर लोगों के साथ विरुद्ध युद्ध था। तो ये कथन है हाब्स का। हाब्स प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जो है सभी एक दूसरे के युद्ध और ईर्ष्या, द्वेष आदि के बारे में वर्णन करता है। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था और सभी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, भय और सत्ता के कारण जो है आपस में लड़ते रहते थे। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों, यूनानी नगर राज्य जिन्हें कि पोलिस कहा जाता था, उसको पोलिस या नगर राज्य कहा जाता था, वो उसका आधुनिक नाम राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब की जाती है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब उस संबंध में की जाती है। दोस्तों, जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरा सदन असहमत होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और याद रखिएगा, ये संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता इसका जो चेयरमैन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा स्पीकर। तो याद रखिएगा, साधारण विधेयकों में कोई गतिरोध उत्पन्न होने पे संयुक्त जो है बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रपति बैठक तो बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो ये है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वादों को कौन सुलझाता है। तो सही उत्तर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं उनको भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, न कि निर्वाचन आयुक्त। तो दोस्तों, ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में की गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद हैं उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। मतदाता को पहचान पत्र के आधार पर जो चुनाव में प्रतिभाग है दोस्तों, ये व्यवस्था 1958 के जन प्रतिनिधित्व कानून द्वारा मतदाता को पहचान पत्र देने की या वोटर ID कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए किस कमेटी ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की संस्तुति की थी। तो ये थे बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। तो याद रखिएगा, ये है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 दोस्तों, इसके तहत राज्यपाल जो है, राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी
विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख भी सकता है, और यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो उसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ सरकार के द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार ये 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ये विचार लिया गया था, और भारतीय संविधान के 2/3 अनुच्छेद जो हैं, यानी इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद, यदि कहा जाए 200 अनुच्छेद, तो ये सीधे सीधे 200 से अधिक अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। ऑप्शन है आपके संघीय मंत्रिमंडल के निर्माण द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून द्वारा, और भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। तो सही उत्तर है संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। और राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों ये अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और इसके तहत जनवरी 1992 में कानूनी निकाय के रूप में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की किस प्रकार को भारत ने स्वीकार किया है? तो आप सभी जानते हैं भारत में जो है दोस्तों ये लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की व्यवस्था अपनाई गई है। संवैधानिक राजतंत्र आपका जो है संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन में है, और भूटान आदि में, ब्रिटेन में वंशानुगत लोकतंत्र जो है जिसमें कि राजा ही शासक होता है वंश के आधार पर, ये अन्य देशों में अपनाई गई है, और भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद एक निश्चित दर्शन बना कब? तो उदारवाद जो है ये 18वीं शताब्दी में एक निश्चित दर्शन बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन और सत्ताधारी का शासन। तो दोस्तों गांधी जी के स्वराज में स्वशासन को जो है इनके स्वराज में महत्वपूर्ण माना गया है। अगला प्रश्न है, कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों सोशल जो है सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से स्वेच्छा है। स्वेच्छा ये जो है नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। नागरिक समाज सरकार द्वारा जो समर्पित संरचनाएं हैं और बाजार के वाणिज्यिक संस्थाओं से बिल्कुल अलग क्रियात्मक समाज को आधार रूप देने वाले स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों की समग्रता से बनता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, योगक्षेम सिद्धांत जो है ये है दोस्तों कि अच्छा प्रशासन। अच्छा प्रशासन योगक्षेम का अर्थ है, लेकिन अगर जो आप ऑप्शन देखें, अपराध के लिए दंड, शासक की समृद्धि और गरिमा, प्रसन्नता और समृद्धि का विचार, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन योगक्षेम का अर्थ होता है अच्छा प्रशासन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? देखिए, संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, ये सभी तरीके दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप द्वारा अपनाए जाते हैं, जबकि चुनाव लड़ना यानी चुनाव में भाग लेना, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करना, ये कार्य राजनीतिक दलों का है। दबाव समूह और राजनीतिक दल इसी आधार पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? तो ये है लोकपाल और लोकायुक्त। ऑम्बुड्समैन जो है स्वीडिश देशों में जनहित रक्षक के रूप में आता है, और भारत में इसका जो मानवीय प्रस्तावित प्रतिरूप है ये लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में आता है।
अगला प्रश्न है कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य बने बिना ही सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में नहीं छीना जा सकता है? तो दोस्तों जीवन का अधिकार जो अनुच्छेद 21 है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं, इनका क्रम आपको बताना है। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, जो है बलवंत राय मेहता समिति 1956 में, अशोक मेहता समिति उसके बाद है, यानी BA बलवंत राय के बाद अशोक मेहता है 1977 में, PVK राव समिति BAP PVK राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में। तो याद रखिएगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, उसके बाद राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। और देखिए इसमें कार्य के लिए कई समितियां थी, ये भी सही है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये सही नहीं है। और यह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर आपका जो सही उत्तर है वो है 1 और 4 संविधान सभा के संबंध में सही है। अगला है दोस्तों कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो राज्य के जो तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें जो संप्रभुता है ये राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। अगला प्रश्न है राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है और पोलिस किस भाषा का है? तो सबसे पहले जो राजनीतिक चिंतन है वो यूनान से प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, इसका अर्थ होता है नगर, राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? तो अर्थशास्त्र या अर्थ विज्ञान का ग्रंथ नहीं बल्कि शासन कला और कूटनीति का ग्रंथ है। इसके लेखक कौटिल्य हैं। तो दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम माने जाते हैं। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो कुल 15 अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों हाब्स ने लेवायथन पुस्तक कब लिखी थी? तो 1651 में हाब्स ने लेवायथन पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत तथा निरंकुश राजतंत्र का जो है ये समर्थन किया है। अगला प्रश्न है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये कथन किसका है? तो ये AV डायसी का कथन है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अच्छा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा क्या कहती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता यानी जन संप्रभुता, जनता के लिए प्रिय संप्रभुता। तो इसकी धारणा का अर्थ ये है कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं और यही लोकप्रिय संप्रभुता का जो है आधार है। अगला प्रश्न है कौन राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका ये राज्य है, रूस भी राज्य है, बांग्लादेश भी राज्य है, लेकिन राष्ट्र संघ राज्य नहीं है बल्कि ये राज्यों का एक समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए जाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है किससे? तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं या विचारक हैं वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है एक समझौते का परिणाम है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो दोस्तों सार्वजनिक संप्रभुता का निवास जनता में होता है। अगला प्रश्न 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय हैं और ये पहले 47 था, अब बढ़कर 52। और याद रखिएगा 100 विषय, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? तो परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है,
यानी ये एक भौतिकवादी दर्शन है मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद मानता है विचार तत्व या प्रत्यय को वो उस पर ध्यान नहीं देता है, उसकी उपेक्षा करता है, और वो कहता है कि परिवर्तन का जो वास्तविकता है वो मटेरियल या पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही उत्तर है प्रशासन चलाना। कानून बनाना व्यवस्थापिका का कार्य है। न्याय करना ये जो है न्यायपालिका का कार्य है। कूटनीति जो है ये विदेश विभाग का कार्य होता है, कूटनीति और कूटनीतिक संबंधों का संचालन, जबकि प्रशासन चलाना ये एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है। अगला प्रश्न है भारत में दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है। बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं? देखिए कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में और संपूर्ण संप्रभुता में। तो बहुलवादी विचारधारा नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं और बहुलवाद एक प्रकार से संप्रभुता का विरोधी है। और वो कहते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं बल्कि कई समूहों में विभाजित होनी चाहिए और उनकी संप्रभुता में अनेक संस्थाओं की सहभागिता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो अब दोस्तों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के 86वें संशोधन के उपरांत। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 356। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सही है। संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है, ये सही नहीं है। इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, ये भी सही है। राज्यों को इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना है, ये सही नहीं है। और सभी तत्व गांधीवादी तत्वों से प्रेरित हैं, ये भी सही नहीं है। तो 1 और 3 नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है? परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय और शिक्षण संस्थाएं। तो दोस्तों स्वतंत्र प्रेस जनमत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं ये अनुच्छेद 23-24 में प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 3 में। आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में केवल पूछ रहा है, याद रखिएगा राज्यसभा में विभागों से संबंधित जो अस्थायी समितियां हैं उनकी संख्या कुल 8 है। अगला प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4 के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों शक्तियों का बंटवारा, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान 1, 3, 5। इसमें देखिए शक्तियों का पृथक्करण भारत में नहीं अपनाया गया है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय संघीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान शामिल हैं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो यह है संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 जो है ये है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? तो सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया था, कहाँ पे? तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था।
और 1959 में आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य था। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है कहाँ पर? तो दोस्तों सही उत्तर है लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है आपके नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो इसमें से जो नैतिक अधिकार है दोस्तों, इनको विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। अन्य सभी अधिकारों को विधिक समर्थन प्राप्त होता है। नैतिक अधिकार जो होते हैं केवल व्यक्ति की भावना और नैतिक भावना पर आधारित होते हैं, जो कि नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनके पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं लाक के अनुसार। जो धर्म का अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर है धर्म का अधिकार लाक के सामाजिक समझौता के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा संप्रभु राज्य की अवधारणा को हाब्स द्वारा संबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन और ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों राइट। राइट ने सामाजिक समझौते का विरोध नहीं किया है। मार्क्स, ग्रीन और वाहन जो हैं विभिन्न आधारों पर सामाजिक समझौते का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार यानी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किस वर्ष किया गया था? तो डेट याद रखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है कैसे? तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रावधान द्वारा ये राज्यसभा का इस पर जो है अनन्य अधिकार है। और अनुच्छेद 312 के तहत जो है संसद ये संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन कानून पारित किया गया था? तो सही उत्तर है याद रखिएगा वर्ष 1976। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून जो है 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो सही उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें, संसदात्मक सरकार में क्या होता है जो है दोस्तों, ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप जिसको कि न्यासिता सिद्धांत कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऐसे तो संविधान का हृदय और आत्मा जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में प्रावधानित है, इसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था।
अगला प्रश्न है कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? तो ये है वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की जानी थी वो कौन सी गठित थी कमेटी थी? तो वो था हंटर कमेटी। अगला प्रश्न है किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? देखिए कार्य, जन्म, गतिविधि, मनोविज्ञान। तो जन्म के आधार पर उन्होंने जो है दयानंद सरस्वती ने दोस्तों ये था कि उन्होंने जन्म देखिए यहाँ पे उत्तर है किस आधार पर उन्होंने अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जन्म के आधार पर दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदात्मक सरकार अगला प्रश्न है राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो ये है 14 दिनों के अंदर। और कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये है दोस्तों संसद। संसद जो है किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 को निम्न संशोधन से संशोधित किया गया है। तो ये है 24वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 को 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधित किया गया था और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए इसके द्वारा बाध्य किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा एक अधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का आदेश देता है? तो ये है परमादेश। परमादेश का अर्थ ही होता है दोस्तों हम आदेश देते हैं और ये एक अधिकारी या किसी लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य के निष्पादन का आदेश देता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति देता है? याद है आपको अनुच्छेद 148। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए बहुत आसान है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। करो या मरो महात्मा गांधी का है और इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे भगत सिंह का नारा है। तो इसको आप सही कूट का ये से मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो सही उत्तर है 1911 में। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और दोस्तों 1911 में जो है ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत संविधान आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? यानी उत्तर दिनांकित चेक कहकर किसने इसको कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का क्या विश्वास था? तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी या उदारवादी थे उनका विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था और ये चाहते थे कि अनुनय, विनय और याचिकाओं के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखी जाए और अपने अधिकारों को प्राप्त किया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। दर्शन शास्त्र ये मन से संबंधित है। राजनीति शास्त्र जो है इसका संबंध शक्ति से है, शक्ति का अध्ययन और वितरण का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से संबंधित है। तो सही कूट जो हो जाएगा इसी प्रकार से होगा, आप मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो सही उत्तर है भारत के संविधान में फेडरल या संघीय शब्द कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है।
भारत का संविधान क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है? अगला प्रश्न है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला और उन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी ये कठोर और लचीले का समन्वय है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार उनके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक था, क्योंकि वो कहता है कि उन विचारकों ने केवल समाज की विसंगतियों या दोषों पर तो ध्यान दिया, लेकिन उनको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अगला प्रश्न है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो ये था हाब्स। हाब्स निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है किस पर? तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर। लोक कल्याणकारी राज्य या पब्लिक वेलफेयर जो थियरी है ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत भारतीय संविधान में भी वर्णित किया गया है, जो कि संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए, टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसमें ऐसे तो अगर जो आपकी तैयारी एक स्तर की है तो सभी प्रश्न जो है आपको कहीं ना कहीं ये मिले ही होंगे अनसॉल्व्ड हल करते समय, लेकिन कुछ प्रश्न जो आपको कठिन लगे उनको अलग से आप नोट कर लीजिएगा और बार बार उनको रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।